वेलकम स्टूडेंट्स। बीआरएम ऑनलाइन क्लासेस का जो चैनल है वो आप लोगों के लिए 10वीं और 12वीं दोनों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है। चूँकि जैसे आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले 10वीं और 12वीं की जो शेष बोर्ड एग्जाम के जो शेष पेपर रह गए हैं उनकी एग्ज़ाम डेट घोषित की गई है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 के लिए सोशल साइंस से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके संबंधी क्लासें आप लोगों के लिए लगेगी। तो पहले हम जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे और आने वाली तारीख तक हम छोटे क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के सवाल हैं उनसे 4 नंबर वाले 6 नंबर वाले ये जो प्रश्न हैं उन सब के बारे में जो महत्वपूर्ण अपेक्षा की दृष्टि से उनके संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो है पाठ संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। इस पाठ संख्या 1 जो है ये 5 नंबर का है, जिसमें से एक सवाल 1 नंबर का पूछा जाएगा और एक सवाल 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनके संबंध में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जो है अपनी नोटबुक साथ में रखें। अगर पहला जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो इस पाठ में जो है वो है कि महाजनपदों का उदय कब हुआ। महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो इसका जवाब जो होगा वो होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। अगर महाजनपदों के देखें तो आगे क्या अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। कुल कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। अगर ये इनसे संबंधित जो एक अगला जो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्या है कि महाजनपदों की संख्या 16 है, इसकी जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो अगर ये पूछा जाए कि महाजनपदों की संख्या की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? इसमें देखें तो इसका उत्तर क्या होगा? एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? अगुत्तर निकाय। मतलब क्या हुआ कि एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अगुत्तर निकाय। इस अगुत्तर निकाय में हमें महाजनपदों की संख्या के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। ये इन महाजनपदों का उदय कहां हुआ? उदय हुआ उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में कई स्वतंत्र और विस्तृत राज्यों का अस्तित्व आया या उदय हुआ। उन्हीं को क्या कहा गया है? महाजनपद कहा गया है। उन्हीं को क्या कहा गया है? महाजनपद। तो महाजनपदों की संख्या की जो जानकारी है ये हमें बौद्ध ग्रंथ है अगुत्तर निकाय, उससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम आगे की चर्चा करें इन क्वेश्चंस के संबंध में तो अगला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण जो है वो है कि राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं? राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं? राजस्थान के प्रमुख जनपद 4 प्रमुख जनपद हैं। 4 प्रमुख जनपद कौन कौन से? जांगल जनपद, मत्स्य, सूरसेन और चौथा है सी। अब इन चारों में से क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक रहती है कि जो जांगल जनपद है इसकी राजधानी का क्या नाम है? इसकी राजधानी का नाम है अहिछत्रपुर। जांगल जनपद की राजधानी क्या नाम है? अहिछत्रपुर।
और इस अहि छतरपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर के नाम से। आज का जो नागौर है, यही नागौर वर्तमान में भूतकाल में या महाजनपद काल में अहि छतरपुर के नाम से जाना जाता था। और ये अहि छतरपुर जो है, यह अहि छतरपुर जांगल जनपद की राजधानी था। बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो जांगल जनपद कहलाता था। राजधानी थी अहि छतरपुर, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। अगर हम मत्स्य जनपद की बात करें तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी है उसका नाम है विराटनगर। क्या नाम मत्स्य जनपद की राजधानी का? विराटनगर। और इस विराटनगर को वर्तमान में जाना जाता है बेराट के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? बेराट। कैसे प्रश्न पूछ सकता है मत्स्य जनपद की राजधानी नाम बताओ? विराटनगर। या ऐसे पूछ सकता है कि मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है, इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? बेराट के नाम से। अगर हम सूरसेन की बात करें तो सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। और जो यूनानी जो इतिहासकार हैं उन्होंने सूरसेन को क्या कहा है? सूरसेनोई। यूनानी इतिहासकार सूरसेन को क्या कहते हैं? सूरसेनोई। और मथुरा कहते हैं मेथोरा। मथुरा क्या कहते हैं? मेथुरा। इस सूरसेन से एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि भगवान श्री कृष्ण अर्थात वासुदेव का संबंध किस जनपद से है? तो सूर जनपद से। इस जनपद से भगवान श्री कृष्ण का संबंध है। क्योंकि यहां पर कौन शासन करते थे? यदुवंश। यदुवंश के लोग शासन किया करते थे। आगे सीवी, जो सीवी जनपद है। अब देखो सीवी के संबंध में क्या कहा गया है कि सीवी जो जनजाति थी, ये सीवी जनजाति आपके उत्तर भारत पंजाब जो क्षेत्र है आपके, वहां से ये लोग आए थे। चित्तौड़गढ़ के पास आकर ये राजस्थान में बसे थे। और प्राचीन जो है इसके सीवी जनपद की जो राजधानी, इसे शिवपुर कहा गया है। क्या कहा गया है? शिवपुर। शिवपुर कहा गया है। चित्तौड़गढ़ के पास एक स्थान नगरी, जहां से इस जनपद के कई सिक्के वहां से क्या हुए हैं? हमें प्राप्त हुए। तो ये इन जनपदों की प्रमुख राजधानी, उनसे संबंधित और भी बातें हैं। तो ये तो जनपद, राजस्थान के जो प्रमुख जनपद हैं उनसे संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन थे। जनपद में एक संस्था थी जिसका नाम था संतागार। संतागार एक संस्था थी। इस संतागार के जो सदस्य थे वो किसी अति महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन विषयों के संबंध में अपना विचार व्यक्त करते थे। निर्धारित इनके लिए कुछ निर्धारित विषय थे जिन विषयों के संबंध में संतागार के सदस्य अपने विचार व्यक्त करते थे। तो इन ये जो संतागार के जो सदस्य हैं, ये जो संतागार के सदस्य हैं, ये अपने विचार व्यक्त जो करते थे, उस विचार व्यक्त करने की विधि को क्या कहा गया है? अनुयूह विरोध कहा गया है। क्या कहा गया है? अनुयूह विरोध। संतागार के सदस्य अपने निर्धारित विषयों पर विचार व्यक्त कर सकते थे, जिसे क्या कहा गया है? अनुयूह विरोध कहा गया है। इन जनपदों के बाद में भारत में जो अगला जो काल आया वो था मौर्य काल। कौन सा काल था? मौर्य काल। मौर्य काल जो है इसकी एक बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण, 10वीं नहीं 12वीं में अगर हम इतिहास लेते हैं या 12th पास के बाद में हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं सरकारी सेवाओं के लिए, तो हर प्रकार किसी में भी हो, चाहे आप बैंक में चले जाओ या यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे आरपीएससी करो, कुछ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कीजिए, अगर जीके का वहां पर पोर्शन है तो इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। वो बहुत कई बार पूछा गया है और अपने भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण 10th क्लास के लिए। वो क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन की स्थापना किस काल में हुई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन की स्थापना जो है किस काल में हुई? तो उसका जवाब क्या है? मौर्य काल। किस काल में हुई? मौर्य काल।
मौर्य काल में भारत में प्रथम बार केंद्रीकृत शासन की स्थापना होती है। अगर हम आगे और मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन की बात करें तो सब इसका मौर्य वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक था। किसकी सहायता से ने मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। और मौर्य वंश से संबंधित कि किस वंश के शासक को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की जाती है? नंद वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था? नंद वंश का शासक था, जिसका नाम था गन्नन। कई किताबों में गन्नानंद भी मिलता है। नंद वंश का अंतिम शासक था गन्नन, जिसे हराकर पराजित करके और उस जो है मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। मगध, उस मौर्य वंश का जो है इसे मगध साम्राज्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मगध साम्राज्य। मौर्य वंश की राजधानी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहां पर थी? पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पटना। किस नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से। अगर हम मौर्य काल से संबंधित अगले जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में अगर हम देखें तो आगे जो क्वेश्चंस आता है वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध कब हुआ? 305 ईसा पूर्व में। 305। सेल्यूकस निकेटर कौन था? जो सिकंदर था, उस सिकंदर का मित्र था। उस सिकंदर की मृत्यु के बाद में यह शासक बनता है और ये भारत को विजय करने के इरादे से फिर से भारत आक्रमण करता है। और जब ये आक्रमण करता है उसमें जो शासक था सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य था। दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ वो 305 ईसा पूर्व में हुआ। आगे हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी वृद्धावस्था में अंतिम समय में कौन से धर्म की दीक्षा ली? तो उसने जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म की दीक्षा ली? जैन धर्म की दीक्षा ली। और आगे हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षा देने वाला कौन था? भद्रभाहु। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा देने वाला कौन था? भद्रभाहु था। बहुत महत्वपूर्ण। चंद्रगुप्त मौर्य से अगर एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा जाएगा सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो भद्रभाहु से है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में। कौन से स्थान पर? श्रवण बेलगोला, मैसूर में। श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा व्रत रखे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का क्या किया? त्याग किया। अगर हम आगे बात करें मौर्य काल में तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो अगला शासक जो आता है वो था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। अब बिंदुसार के संबंध में देखो, बिंदुसार बिंदुसार की बात करें तो जो यूनानी लेखक हैं उन यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा है? अमित्रोचेस। क्या कहा है? अमित्रोचेस की संज्ञा दी। अगर बिंदुसार की आगे चर्चा करें तो बिंदुसार को वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया है? भद्रसार। क्या कहा गया है? भद्रसार। और जो आपके ये जैन ग्रंथ जो हैं इन जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन। जैन ग्रंथ बिंदुसार को किस नाम से संज्ञा दी है? सिंहसेन की संज्ञा दी है। और आगे बिंदुसार के राज दरबार में दो राजदूत आए थे। एक तो था यूनानी राजदूत जिसका क्या नाम था? डायमेकस। जो बिंदुसार वैसे तो आए थे लेकिन प्रमुख रूप से
अपने जो प्रचलित जो राजदूत हैं, जो भी पुस्तक में भी दिए गए हैं, एक तो यूनानी राजदूत था जिसका नाम था डायमेकस, और एक जो नाम था मिस्र का राजदूत था, मिस्र राजदूत, इसका नाम था डियोनिसियस। मिस्र के राजदूत का क्या नाम था? डियोनिसियस। इसे जो भेजने वाला शासक था डायमेकस को, एंटियोकस प्रथम ने भेजा था, और इसे जो भेजने वाला जो शासक था उसका नाम था फिलाडेल्फस द्वितीय। फिलाडेल्फस द्वितीय ने डियोनिसियस नामक मिस्र राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा, और एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक यूनानी राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ही नंबर के, वो इन क्वेश्चंस को पूछने की संभावना है। आगे जो मौर्य काल का सबसे प्रचलित जो शासक है, वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सम्राट अशोक से संबंधित। अगर पहले क्वेश्चंस की बात करें तो सम्राट अशोक को कुछ उपाधियां दी गई है अभिलेखों में। कौन कौन सी, क्या क्या कहा गया है सम्राट अशोक को? देवानाम पिए व देवानाम पियदसी, ये दो उपाधियां दी गई, देवानाम पिए या देवानाम पियदसी, मतलब देवताओं का प्रिय कौन? अशोक। आगे हम बात करें तो अशोक से संबंधित और क्वेश्चन पूछने क्या समझ कि किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक लिया गया है या अशोक को अशोक कहा गया है? दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, एक तो मास्की से और एक गुजरा। ये वे दो अभिलेख हैं जहां पर अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। क्या मिलता है? अशोक। या फिर अगला क्वेश्चन कि किस अभिलेख में अशोक की रानी या अशोक की किस रानी का उल्लेख अभिलेखों में प्राप्त हुआ है? तो अशोक की उस रानी का नाम है रानी कारुवाकी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों में उसकी किस रानी का उल्लेख मिला है? तो वो कौन सा? रानी कारुवाकी का उल्लेख प्राप्त हुआ है अभिलेखों में। अभिलेखों में अशोक को देवानाम पिय और देवानाम पियदसी की उपाधियां दी गई। आगे हम अगर और चर्चा करें तो अशोक जो है उसने कलिंग पर आक्रमण कब किया? अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण कलिंग जो है वर्तमान में उड़ीसा राज्य में आता है। कौन से राज्य में आता है? उड़ीसा राज्य में आता है। और इस पर जो आक्रमण किया गया था वो बहुत ही भयंकर आक्रमण रहा, और इस कलिंग आक्रमण ने ही अशोक के जो विचार हैं, अशोक की जो मनोस्थिति है उसको क्या कर दिया था? बदल के रख दिया था। लेकिन उसके संबंध में हमारे पास इतना समय भी नहीं है। कलिंग पर आक्रमण कब हुआ? अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, मतलब 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर क्या किया? आक्रमण किया। अब एक अभिलेख आता है जिसका नाम है हाथीगुम्फा अभिलेख। हाथीगुम्फा अभिलेख। हाथीगुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग आक्रमण से संबंधित क्या कहता है? हाथीगुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण के समय, कलिंग पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? नंदराज। नंदराज नामक शासक जो था वो उस समय कलिंग पर क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। किस समय? जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, मतलब 261 ईसा पूर्व में। इस कलिंग आक्रमण ने अशोक की मनोस्थिति बदल दी। लाखों सैनिक युद्ध में मारे गए, काफी नुकसान हुआ, कई सारी लाशों को देखकर अशोक के विचार बदलते हैं और उसने बेरी घोष, अशोक की पहली नीति क्या थी? बेरी घोष। बेरी घोष की जगह उसने कौन सी नीति अपनाई? धम घोष को। कौन सी नीति को अपनाया? धम घोष को। आगे अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। अशोक ने
जो आजीविक संप्रदाय के जो लोग थे, अशोक ने आजीविक संप्रदाय के जो लोग थे उनके लिए 4 गुहाओं का निर्माण करवाया। तो अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए गुहाओं का निर्माण किन पहाड़ियों में किया? यह एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। बराबर की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियों में? बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए 4 गुहाओं का निर्माण किया। वो 4 गुहाएं कौन कौन सी? चापार, सुदामा, विश्व, झोपड़ी व कर्ण। ये इन 4 गुहाओं के नाम। सीधा सपाट प्रश्न पूछा जाएगा कि अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के लिए 4 गुहाओं, किन गुहाओं का निर्माण करने के नाम बताइए? तो चापार, सुदामा, विश्व, झोपड़ी और कर्ण। अगर हम आगे बात करें तो एक क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, वो है रूमनदेही अभिलेख। रूमनदेही अभिलेख। रूमनदेही अभिलेख से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? रूमनदेही अभिलेख से आप क्या समझते हैं? या रूमनदेही अभिलेख के तहत क्या आदेश जारी किया? तो इसमें क्या है कि भूमिकर की जो दर है, भूमिकर की जो दर है उसे घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया। ये हमें इस रूमनदेही अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती। 1/6 से घटाकर उसे कितने कर दी गई? 1/8 कर दिया गया। आगे बात करें तो राज्याभिषेक से संबंधित, अशोक के राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को किस नाम से पुकारा? अशोक ने स्वयं को किस नाम से पुकारा? वो नाम क्या था? बुद्ध साक्य। वो नाम क्या था? बुद्ध साक्य। राज्याभिषेक संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को किस नाम से पुकारा? क्या नाम था? बुद्ध साक्य कहा था अशोक ने स्वयं को। अगर हम बात करें तो एक अगला प्रश्न है धम। धम किसे कहा गया? तो अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया है उन्हें क्या कहा गया है? धम कहा गया। क्या कहा गया है? धम। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया है उसे क्या कहा गया है? धम कहा गया है। और इस धम की जो परिभाषा है वो कौन सी शिलालेखों में प्राप्त की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अशोक के धम की परिभाषा किन शिलालेखों में प्राप्त होती है? तो दूसरे वह 7वें शिलालेख में। दूसरे वह 7वें शिलालेख में अशोक के धम की परिभाषा प्राप्त होती है। एक छोटा प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक के द्वारा निर्धारित जो धम है उसकी एक नंबर का प्रश्न पूछे, 2 आवश्यक शर्तें बताइए कि धम को अपनाने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। साधु स्वभाव का होना, माता पिता की सेवा करना, दयालु होना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, वृद्धों और शरणों को स्वर्ण दान करना, ये प्रमुख आवश्यक शर्तें हैं। अगर हम आगे चर्चा करें अशोक के संबंध में, अगर हम आगे चर्चा करें तो आगे क्या कहता है? धम यात्रा। अशोक से पूर्व जितने भी राजा थे वो कैसी यात्राएं करते थे? विहार यात्राएं करते थे। कैसी यात्राएं करते थे? विहार यात्राएं। विहार यात्राओं में क्या होता था? राजा पशुओं का शिकार किया करते थे विहार यात्रा में।
आखेट करते थे। लेकिन अशोक ने धम्म यात्रा शुरू की। धम्म यात्रा में क्या कहा गया है कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्रा करना। बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्रा करना, वो यात्रा क्या कहलाई? धम्म यात्रा कहलाई। श्रमणों और वृद्धों को श्रमदान देना भी इसी में। आगे हम देखें तो अशोक के जो अभिलेख है ये बहुत महत्वपूर्ण। अगर अशोक के अभिलेखों से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। केवल 2 ही अभिलेख ऐसे हैं जो एक अन्य लिपि में प्राप्त हुए हैं, वो अन्य लिपि है ख्रोष्टी लिपि। ख्रोष्टी लिपि। प्रश्न क्या पता जाएगा कि किन स्थानों से या कौन से अभिलेख जो है वो ख्रोष्टी लिपि में अशोक के, वो कौन कौन से स्थान है? मनसेरा और दूसरा है साहेबाज गड्डी। मनसेरा और साहबाज गड्डी। अगर अभिलेखों की बात करें तो अशोक भारत का प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने का कार्य किया। तो क्या आएगा? अशोक भारत का प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने का कार्य किया। जनता को संबोधित करने का कार्य किया। अब आगे क्या था अभिलेख में कि अशोक को यह प्रेरणा कहां से मिली कि अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने की प्रेरणा जो है अशोक खान से मिली? तो ईरानी राजा था, ईरानी राजा दारा डेरियस प्रथम, ईरानी राजा दारा डेरियस प्रथम जो है उसकी प्रेरणा से अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने का कार्य किया। अभिलेखों से संबंधित एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में प्रथम बार सफलता किसे मिली? तो वो कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में प्रथम बार सफलता किसे मिली? जेम्स प्रिंसेप को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये अभिलेखों से संबंधित। अब क्या है कि अशोक इन्हें जो कार्य किया अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने का कार्य किया था, किसकी प्रेरणा से? ईरानी राजा दारा डेरियस प्रथम। एक अगला जो मौर्य शासन संबंधी जो क्वेश्चन है वो क्या है कि श्रीलंका का एक शासक था जिसका नाम था राजा तीस। राजा तीस। तो राजा तीस ने अशोक से प्रभावित होकर एक उपाधि दी जिसका नाम था देवानाम पीए। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि श्रीलंका के किस शासक ने अशोक से प्रभावित होकर देवानाम पीए की उपाधि धारण की? राजा तीस। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा तीस ने अशोक से प्रभावित होकर कौन सी उपाधि धारण की? तो वो क्या था? देवानाम पीए। मौर्य काल से संबंधित अगला जो क्वेश्चन, अंतिम मौर्य शासक कौन था? उसका नाम था वृत्रथ। क्या नाम था? वृत्रथ। अंतिम मौर्य शासक था। एक क्वेश्चन और कि किस मौर्य शासक को
किस मौर्य शासक को धर्म विवर्धन भी कहा गया है? किस मौर्य शासक को धर्म विवर्धन भी कहा गया है? वो था राजा कुणाल। दिव्यावदान एक पुस्तक है जिसमें राजा कुणाल को किस नाम से जाना गया है? धर्म विवर्धन के नाम से जाना गया है। ये मौर्य काल के जो राजा है उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। अगर हम मौर्य वंश का जो प्रशासन है उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है उनके संबंध में बताते हैं। मौर्य प्रशासन से संबंधित मौर्य प्रशासन में सबसे पहला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन कैसी शासन व्यवस्था थी? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। हमने शुरुआत में इसका अध्ययन किया था। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कौटिल्य ने। किसने प्रतिपादित किया? कौटिल्य या चाणक्य ने। राज्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे। सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि कौटिल्य राज्य के 7 अंग कौन कौन से बताए, लिखिए। तो 7 अंग कौन कौन से थे? कौटिल्य ने जो प्रशासन के लिए जो मौर्य काल में 7 अंग बताए थे राज्य के सप्तांग सिद्धांत, उसमें क्या क्या थे? राजा, अमात्य, जनपद, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष वो मित्र, सेना व मित्र। ये राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना व मित्र, ये राज्य के 7 सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने बताए। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। क्या नाम है पुस्तक का? अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कितने विभागों का उल्लेख किया है? 18 विभाग। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने प्रशासन से संबंधित कितने विभाग बताए? 18 विभाग। और इन 18 विभागों को क्या कहा जाता था? क्या कहा गया? तीर्थ कहा गया। क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया। अगर हम इन प्रशासन की बात करें मौर्य काल में, तो एक अधिकारी था जिसे पद का नाम है समाहर्ता। समाहर्ता। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि समाहर्ता मौर्य काल में क्या कार्य करता था। तो समाहर्ता के कार्य कौन कौन से थे? समाहर्ता जो है ये राजस्व को एकत्रित करना है, आगे आय व व्यय का ब्यौरा रखना और बजट तैयार करना, ये समाहर्ता के प्रमुख कार्य थे। वार्षिक बजट जो था उसको तैयार करना, राजस्व को एकत्रित करना और आय व्यय का ब्यौरा रखना। एक और जो अधिकारी है जिसका प्रश्न पूछा जाता है, सन्निधाता। सन्निधाता का क्या काम था? तो सन्निधाता जो है ये राज्य में अन्नागार व कोष गृहों का निर्माण करवाता था। अन्नागार व कोष गृहों का निर्माण करवाता था। कौन? सन्निधाता। आगे हम मौर्य प्रशासन में देखें, मौर्य प्रशासन में अगर हम आगे और क्वेश्चंस देखें तो ये जो 18 विभाग थे जिसे तीर्थ कहा गया है, तो तीर्थ का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा गया है? महामात्र। क्या कहा गया है? महामात्र कहा गया है। अशोक ने, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में इस बात का वर्णन किया है। आगे हम बात करें तो मौर्यकालीन जो न्यायालय है उस न्यायालय का जो प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो सम्राट होता था। कौन था? सम्राट। और न्यायालय
दो थे, एक कंटक शोधन और दूसरा धर्मस्थीय न्यायालय। दो प्रकार के न्यायालय होते थे, कंटक शोधन और धर्मस्थीय न्यायालय। अगर हम आगे और इसके बारे में देखें तो जो सबसे प्रमुख जो महत्वपूर्ण जो तीर्थ थे वो कौन कौन से थे? महत्वपूर्ण तीर्थ, महत्वपूर्ण 18 जो विभाग के तीर्थ कहा गया है, उनमें महत्वपूर्ण जो तीर्थ हुआ करते थे उन्हें क्या कहा गया है? वो कौन कौन से? मंत्री, पुरोहित, सेनापति व युवराज, ये महत्वपूर्ण तीर्थ हुआ करते थे। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन से धर्म को स्वीकार किया? बौद्ध धर्म। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन से धर्म को स्वीकार किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। एक इसमें पुस्तक आई है अपनी किताब में जिसका नाम है राजतरंगिणी। ये राजतरंगिणी जो पुस्तक है किसने लिखी? ये पूछ सकता है कल्हण ने। किसने लिखी? कल्हण ने। और कल्हण क्या कहता है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले अशोक किस धर्म का उपासक था? किसका उपासक था? शिव का। अशोक किसका उपासक था? शिव का। तो ये मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौर्य काल के बाद में आगे शुंग वंश आता है, तो शुंग वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। इस पुष्यमित्र शुंग ने ही अंतिम मौर्य शासक जो वृद्ध था उसकी हत्या की थी और शुंग वंश की स्थापना की। ये पुष्यमित्र शुंग था। इसने अपने काल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और इन अश्वमेध यज्ञों का प्रधान पुरोहित था वो था पतंजलि। यह प्रश्न पूछने की संभावना है कि प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि किसके शासनकाल में था? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में था। पुष्यमित्र इस शुंग वंश के बाद में आता सातवाहन वंश। कौन सा वंश आता है? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश पुष्यमित्र शुंग के बाद में अगला जो वंश आता है उसका नाम है सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख। कौन था? शिमुख। कब की थी? 60 ईसा पूर्व में। इसकी स्थापना हुई आंध्र प्रदेश के आसपास का जो इलाका है वहां पर सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। सातवाहन वंश में जो अगली बात पूछी जाती है सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है कि सातवाहन वंश के राजाओं ने प्रथम बार ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की। कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किन राजाओं ने प्रारंभ की? सातवाहन वंश के राजाओं ने। आज की इस क्लास में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए आप बीआरएम स्कूल के द्वारा चलाए जा रहे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखें, एग्जाम का ध्यान रखें, अच्छे परसेंटेज प्राप्त करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।